वेलकम दोस्तों। आपसे एक वादा हुआ था कि सारे फिजिक्स के फार्मूले एक ही वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगा और वही उस वादे को पूरा करने का ये दिन है। आइए शुरू करते हैं सारे फार्मूले एक ही वीडियो में। दोस्तों अगर फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, जहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है सदिश और अदिश यानी भौतिक राशियों की। भौतिक राशियों में आप चाल, वेग और इस तरह के पहले 7 मूल राशियां पढ़ते हैं। 7 मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियां पढ़ते हैं। मूल राशियों में आप जानते हैं द्रव्यमान है, तापमान है, समय है, आयत मतलब ऐसे करके आप 7 मूल राशियां पढ़ती हैं। ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो ये 7 राशियों के बाद आप व्युत्पन्न राशियां पढ़ते हैं और इसके बाद से आप शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम काइनेमेटिक्स में मोशन होता है, गति होता है। तो गति में सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम चाल निकालने की बात करते हैं तो एक फार्मूला आता है चाल बराबर, आप जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, समय। तो एक फार्मूला दोस्तों ये आता है। अगर हम यहाँ पर साथ में आपसे बात करते हुए चलें तो यहाँ पे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो एक फार्मूला ये हो दोस्तों। इसके बाद अगर हम इसी से जुड़े हुए फार्मूले देखें तो आप एस अपॉन डी अपॉन टी किया, फिर डी इक्वल टू एस इंटू टी किया और यहीं से टी इक्वल टू डी। अब देखिए, एक चीजों को रोक के दूसरे चीजों को निकालेंगे तो इस तरह से 3 फार्मूले यहाँ पे बनते हैं। यहाँ से लोग सवाल करते हैं। अगर हम चाल की बात करें तो चाल का मात्रक दोस्तों होता है मीटर प्रति सेकेंड, जिसको स्पीड के तौर पे जाना जाता है। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी का मीटर होता है, बाकी समय का सेकेंड होता है। तो ये पहला पोर्शन होता है जिसमें आप लोग सिंपल से फार्मूले लगा के क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर इसके आगे चले दोस्तों तो जहां से हम मोशन के स्टार्ट करने की बात करते हैं तो वहां पे न्यूटन के, वहां पे गति के नियम के फार्मूले आने लगते हैं। और उसके लिए हम लोग, जैसे अगर हम बात करें आपसे, तो एक वर्ड आता है त्वरण का। पहले हम विस्थापन निकाल लें, उसके बाद आप जानते हैं विस्थापन दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी होता है। तो इसके बाद अगर हम आगे की चीजों के तरफ लेके चलें, जैसे अगर आपने चाल निकाला वैसे ही आप वेलासिटी निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। वेलासिटी अगर निकालना हो, विस्थापन निकालना हो, तो वेलासिटी यानी वेग निकालना हो दोस्तों, तो आपको विस्थापन विस्थापन परिवर्तन की समय दर जो होती है वो वेग कहलाती है। विस्थापन बटा समय की वेग। अगर हम विस्थापन अपान समय जो वेलोसिटी है, इसके बाद की अगर हम दोस्तों बात करें तो हम ऐसे ही त्वरण निकालने की तरफ भी चले जाते हैं। तो यहाँ से मामला आता है, 3 फार्मूले आते हैं। तो अगर त्वरण का सवाल बहुत ज्यादा बनता है आप लोगों के केस में, एक्सिलरेशन जिसको हम बोलते हैं, और इसके लिए फार्मूला होता है v माइनस यू अपान टी। आप जानते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। v क्या है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को रखने के बाद त्वरण आ जाता है। दोस्तों त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो मात्रक बनता है वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। और आप जाने, अगर विरामावस्था से चीजें स्टार्ट होती हैं, विरामावस्था से यानी अगर मोशन रेस्ट से स्टार्ट होगा तो हमेशा अंतिम वेग इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा और उस समय ए आपका हमेशा पॉजिटिव देखने। और जब कोई वस्तु विरामावस्था में आ जाए, विरामावस्था में गति समाप्त हो, अगर गति समाप्त हो तो इस केस में अंतिम वेग जो है हमेशा कम होगा, प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा। तो इस केस में ए हमेशा निगेटिव आएगा। इस केस में ए हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो आप चीजों को देख के कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो न्यूटन के 3 समीकरण है, गति के 3 समीकरण है, गैलीलियो के समीकरण बोले जाते हैं। ये गति के 3 समीकरण है। तो गति के 3 समीकरण में पहला जो है v बराबर u प्लस ए टी है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। तो आप यहाँ से इन तीनों फार्मूलों के बारे में जान और देख। यहाँ पर प्रारंभिक वेग होगा तो u शून्य हो जाएगा। अगर वेग में अब तो यहाँ पे कुछ बातें हम आपको बता दें। आप जानते हैं u प्रारंभिक वेग है, v क्या है आपका अंतिम वेग है, a एक समान त्वरण है। a आपका क्या है तो एक समान त्वरण है, और t क्या है तो समयांतराल है। t क्या है दोस्तों तो समयांतराल। तो यहां से आप चीजों को कर सकते हैं। s आपका विस्थापन है, सीधी रेखा में चलेंगे तो यह दूरी के बराबर, इसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं दोस्तों। और ये आपका एक्सिलरेशन है, और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप आगे चलते हैं तो आप जानते हैं जब विरामावस्था में मोशन शुरू होता है तो u जीरो होता है, अगर विरामावस्था में आ जाए तो v जीरो होता है, अगर एक समान वेग से चले तो a जीरो होता है। अगर एक समान वेग हो, एक समान वेग हो यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में दोस्तों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है आपका, ए आपका जीरो हो जाता है, ये बात ध्यान रखें। तो यहां से ये आप इस समीकरण को घुमा घुमा के कर सकते हैं। जब इसके आगे चलते हैं, देखिए एक और वर्ड आता है, एक और फॉर्मूला पूछा जाता है औसत चाल। औसत चाल के बारे में, औसत चाल दोस्तों किसे कहते हैं? अगर हम औसत चाल बोलें तो आपको पता होगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला। यानी ऊपर हमको टोटल डिस्टेंस लिखनी है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना चला गया, और नीचे आपको टोटल टाइम इंटरवल लिखना है, टोटल टाइम इंटरवल। तो इसको आप यहां से कर सकते हैं। ये आपका एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है दोस्तों। अगर हम लोग क्वेश्चन में औसत वेग निकालें, अगर हम औसत वेग निकालें यानी एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे ऊपर अंतर आ गया, ऊपर आपका कुल दूरी था, नीचे आपका कुल विस्थापन है। विस्थापन का मतलब है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की, और नीचे आपका समयांतराल आता है यानी टोटल टाइम इंटरवल। तो ये दोनों चीजों यहाँ से आप कर सकते हैं, औसत चाल और औसत दूरी के फार्मूले। यहाँ पे कुल दूरी और यहाँ पे कुल विस्थापन लिखना है दोस्त। अगर हम इसके आगे चलें तो हम और आगे क्या पढ़ते हैं, देखिए जब कुल, अब यहाँ से जब आप आगे चलते हैं तो गति के समीकरण हो गए, ये हो गए, इसके बाद से हम लोग चलते हैं बल के तरफ। तो देखिए बल के तरफ जाने का मतलब होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से आता है। तो द्वितीय नियम से पहले एक वर्ड आता है संवेग। तो संवेग हम किसे कहते हैं, संवेग हम कहते हैं मोमेंटम को, इंग्लिश में मोमेंटम होता है, और इसको p से डिनोट करते हैं। p इक्वल टू होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे वेग। v जो है वेलोसिटी, आप वेलोसिटी समझ रहे होंगे, वेग को कहते हैं, और m जो है मास, इसको द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। अगर p हम बोले तो p आपका क्या है, मोमेंटम। तो यहां से आप मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते, मात्रक आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आसानी से निकाल सकते हैं। बीमा आती है mlt माइनस, ये इसकी बीमा है, ये आपका संवेग है। तो यहां से आप संवेग को कर सकते दोस्तों। संवेग के बाद अगर हम बात करें तो आपका देखिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन को करिए, फार्मूले को करिए, तो हमेशा कुछ भी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसका डेफिनीशन क्या है, डेफिनीशन से जुड़ी हुई चीजों को ही लेके चलना होता है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे चले आते हैं तो इसके बाद से हम चलते हैं, देखिए आवेग की तरफ।
संवेग के जस्ट बाद आपका आवेग आता है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स, देखिए संवेग और आवेग के मात्रा, देखिए अगर हम F इंटू टी की बात करें तो यही आवेग है। F इंटू टी यानी F का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड होगा, सेकेंड से सेकेंड काटेंगे, यानी इसका मात्रक एकदम आपको किसके मात्रक के बराबर मिलेगा? आपको मिलेगा संवेग के मात्रक के बराबर। ये आवेग है। आवेग का मतलब होता है कि अगर बल को अल्प समय के लिए लगा दें, फोर्स कहीं पर अल्प समय के लिए यानी कम समय के लिए लगा दें, ये समय है, तो उसका गुणनफल क्या कहलाएगा? आवेग कह। दोस्तों इसका गुणनफल आपको आवेग कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं आवेग तो I बराबर F इंटू टी mL/t-1, यहाँ पे आपको इसका फार्मूला मिलता है। अगर इसके आगे चलते हैं तो हम जानते हैं एक संवेग परिवर्तन की बात करते हैं। तो संवेग परिवर्तन क्या होता है? तो संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है। यानी चेंज इन, एक बहुत अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे बनेगा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड फोर्स। इज कॉल्ड, इसी को हम बल कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक। अंतिम संवेग यानी m इंटू वी, प्रारंभिक संवेग यानी m इंटू यू। m को कॉमन कर लेंगे, v माइनस, ये आपका संवेग का परिवर्तन है। यहां से आप संवेग परिवर्तन निकाल। लेकिन दोस्तों जो बात आई है बल निकालने की, तो ऐसे देखिए, डेल्टा पी अपान टी जो होता है यानी m v माइनस यू अपान टी, यही क्या है? बल है। तो अगर यहाँ से बल निकाले हम तो m इंटू ए आ जाता है। तो यहाँ पे आपको फार्मूले में दिखाना चाह रहा था, आपको एक फार्मूला ये याद कर लेना है, एक फार्मूला ये याद कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक ये और एक ये बहुत बेसिक सिंपल से फार्मूले हैं संवेग के परिवर्तन। तो यहाँ से आपको कर लेना। ठीक, एक आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम बात करें तो संवेग संरक्षण की दर की बात करें, संवेग संरक्षण के दर की बात करते हैं। दोस्तों अगर हम संवेग संरक्षण की दर की बात करें, ये हमेशा संवेग संरक्षण की दर हमेशा समान रहती है, कंजर्व रहती है, समान रहती है, ये बात आपको पता होगा। तो दो वस्तु, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 है, u1 वेग से आ रही है, दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान u2 है, m2 है, u2 वेग से जा रही है। कुछ देर बाद दोनों कोलाइड कर गई। अब m2 जो है वो v2 वेग से जाए, ये v1 वेग से जाए, तो चेंज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो एक ऐसा फार्मूले पे क्वेश्चन आपको बनता है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, रुकी हुई है, यानी इसका वेग v है, जीरो होगा तो जीरो करिएगा। कुछ देर बाद ये तीन वस्तुओं में फूट गई और इसके बाद से जाने लगी। इसका द्रव्यमान m1 हो गया, इसका m2 हो गया, इसका m3 हो गया, ये m2 हो गई, ये m3 हो गई। इसके पास वेग v1 है, इसके पास वेग v2 है, और इसके पास वेग v3। जो भी वेग रहा हो आप निकालेंगे, ये अपने आप को बैलेंस कर लेगा, डायरेक्शन अपने आप सही कर लेगा, प्लस माइनस वो अपने आप कर लेगा, उसके पास इतनी कला है। तो यहाँ पे आप बस वैल्यू सही से रखिए, m इंटू वी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। इसमें एक अननोन अगर आपको निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं बल पे। अगर बल के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू ए। F यानी फोर्स, m यानी द्रव्यमान, a यानी त्वरण। दोस्त यहाँ पे त्वरण की बात करते हैं तो v माइनस यू अपान टी होता है।
एक ये फार्मूले से आप कर सकते हैं जहां पे द्रव्यमान आपको किलोग्राम और त्वरण आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है, ये आपका न्यूटन है, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बीमा निकालें तो ml² आपकी बीमा होगी mlt-2, mlt-2, ये इसकी बीमा होगी। दोस्त अगर इसके आगे हम चलें तो बल निकालने के और भी फार्मूले मिलेंगे, जैसे दाब वाले सूत्र से आप बना सकते हैं, और भी सूत्र से, जहां पे जब मिलेगा वहां पे हम बताएं। यहाँ पे आपको याद रखना है 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन जो है सीजीएस मात्रक, न्यूटन एमकेएस मात्रक से, जैसे 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम अगर बदल दें तो ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर में आएगा, और ये 10⁵ आएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर हम बल के बाद कार्य निकालने पे जाएं दोस्तों, कार्य यानी वर्क निकालने पे जाएं, तो आप जानते हैं वर्क एक प्रकार की अदिश राशि है, जबकि आप जानते हैं कार्य बल कैसी राशि है, सदिश। तो बल एक सदिश राशि है। और पीछे जाएं तो आप जानते हैं संवेग कैसी है, सदिश राशि, ये सदिश राशि। ऐसे ही आप हर एक के एक एक राशियों के बारे में जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। कार्य के बारे में चर्चा करें तो W बराबर क्या होगा, F.D। डी या विस्थापन होता है, और दोनों के बीच में अगर कोण हो तो cos थीटा होता है। अब जानते हैं F क्या है, बल, D क्या है, विस्थापन, विस्थापन है, और ये क्या है, ये बल और विस्थापन के मध्य कोण है, बल और विस्थापन के मध्य कोण। तो आप कोण का मान रखिए और कार्य निकालिए। कार्य का मात्रक पे चलें तो न्यूटन इंटू मीटर होगा, जिसको हम जूल कहते हैं। एमकेएस मात्रक पे जाएं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर होता है जी, ये एमकेएस यूनिट है, अगर याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात यह आती है, अगर हम थीटा की बात करें, अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो तो W मैक्सिमम होता है, कार्य अधिकतम होता है F/D। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य मिनिमम होता है, और वो हो जाता है 0। तो मिनिमम कार्य आपका 90 डिग्री पर, मैक्सिमम कार्य आपका 0 डिग्री पर होता है दोस्तों। अगर हम और आगे चलें तो ये कार्य के बाद हम चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा पे। अगर ऊर्जा पे चलते हैं तो दो प्रकार की ऊर्जा आपने पढ़ी होगी, एक को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरे को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा दो कहानी में आपको बताई जाएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है, वो आपने पढ़ा होगा 12 mv²। अगर इस फार्मूले से आपको ना निकल पा रहा हो, अगर संवेग गिवन हो, संवेग दिया हुआ हो, तो आपको फार्मूला लगाना है p²/2। अगर संवेग दिया हो तो ये फार्मूला संवेग यानी मोमेंटम, और वेग दिया हो यानी वेलोसिटी दी हुई हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसी फार्मूले से निकलती। लेकिन अगर हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पीई बराबर होता है दोस्तों mg/h। तो याद रखिएगा mgh जो है ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, यहां से आप स्थितिज ऊर्जा को आसानी से निकाल। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है दोस्तों, घर्षण बल का। अगर हम घर्षण बल पे बात करें, फ्रिक्शन फोर्स पे बात करें, तो फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं जब दो वस्तुएं गतिमान हो और एक दूसरे के संपर्क में हो तो उन दोनों वस्तु संपर्क तल पर घर्षण बल आरोपित होता है। घर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर μ/r। R होता है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। कैसे निकालेंगे इसको अभी बताते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों। म्यू क्या है, म्यू आपका है दोस्तों, अगर म्यू के बारे में आप जाने तो ये घर्षण गुणांक, ये घर्षण गुणांक है, और इसका मान हमेशा, वैल्यू इसकी हमेशा 0 से कम, 1 से कम, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम।
दोस्तों अगर हम बात करें, एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो नीचे के तरफ एक भार लगेगा mg और ऊपर के तरफ प्रतिक्रिया बल लगेगा r। तो r एक प्रतिक्रिया बल है, r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, mg। तो यहां से अगर घर्षण बल निकालना चाहें तो दो तरह के घर्षण बल होते हैं, एक स्थैतिक और दूसरा होता है गतिक। स्थैतिक और गतिक घर्षण बल। अगर दोस्तों हम स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो स्थैतिक घर्षण बल के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो इसको एफएस से, और ये ही मैक्सिमम होता है, m इंटू जी से आप निकाल सकते। अगर गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो, तो काइनेटिक फोर्स निकाल सकते हैं आप आसानी से। एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एम इंटू, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो म्यूएस और म्यू के, म्यूएस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, म्यू के की वैल्यू हमेशा कम। दोनों घर्षण गुणांक है, एक स्थैतिक घर्षण गुणांक है, एक गतिक घर्षण गुणांक। दोस्तों और आगे चलें तो स्थैतिक घर्षण के बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर के बारे में बात करें। अगर हम दोस्तों गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के बारे में बात करें तो ग्रेविटेशन में एक फार्मूला आपका आता है गुरुत्वाकर्षण बल का, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपान दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप दोनों वस्तुओं के बीच की द्रव्यमान रख दें, r रख दें दूरी को, तो यहाँ पे g का मान आपको पता होगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकल। दूसरी बात दोस्तों, आप जानते हैं दूरी को बढ़ा देंगे तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण करे, आकर्षण बल कम होगा, घटा देंगे तो आकर्षण बल ज्यादा। आकर्षण बल तब ज्यादा होता है जब दो वस्तुओं को पास ला, गुरुत्वाकर्षण बल की बात। और जब दूर करते हैं तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो दोस्तों आगे की तरफ चले तो इसके बाद अगर हम आपसे कहते कि हाँ गुरुत्वीय क्षेत्र निकालने की, तो गुरुत्वीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं दोस्तों। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम निकालते हैं दोस्तों, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आपका आता है जी एम अपान आर स्क्वायर, और जी एम अपान आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर केजी। ठीक, और इसका मात्रक आप जानते हैं न्यूटन। तो यहां से हम कर सकते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पूछे तो हम यहां से कर सकते हैं, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। अगर हम भार निकालना चाहें तो भार का फार्मूला m इंटू जी होता है, यहां से आप भार निकाल सकते हैं, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। तो इस तरह की चीजों आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहां से आप ये जी कैपिटल जी, अब यहाँ पे ये फार्मूले करने के बाद आप डब्लू निकाल सकते हैं एम जी। अगर चंद्रमा पर भार पता करें तो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी पर भार के बटा 6, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। और अगर पृथ्वी पर भार निकालेंगे तो जो पृथ्वी पर भार होगा वो चंद्रमा के भार का 6 गुना होगा। तो ये भी एक मजेदार क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रमा पर भार का बनता है। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें आप तो यहाँ से भी चीजें आसान। तो इस तरीके से पूरे काइनेमेटिक्स देखने के बाद, गुरुत्वाकर्षण बल देखने के बाद, हम और आगे जब मूव करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक और सेगमेंट बचता है
जिसको हम कह दे तो पलायन वेग या आपका कक्षीय वेग का, हाँ कक्षीय वेग जैसी चीजें बच जाती हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम पलायन वेग की बात करें और कक्षीय वेग की बात करें तो कैसे समझते हैं। आप जानते हैं इसके वेलोसिटी को पलायन वेग कहते हैं।